नमस्कार। हम बात कर रहे थे प्राकल्पना की। तो हमने देखा कि किसी भी अनुसंधान और सर्वेक्षण की समस्या के चुनाव के बाद अनुसंधानकर्ता समस्या के बारे में कार्य कारण संबंधों का पूर्वानुमान लगा लेता है या पूर्व चिंतन कर लेता है। तो ये पूर्वानुमान ही प्राकल्पना कहलाती है और इस प्राकल्पना का परीक्षण करना अभी बाकी है। उसका परीक्षण किया जाता है और उसकी सत्यता की जांच की जाती है कि ये सही है अथवा गलत। अब हम बात करते हैं प्राकल्पना के प्रकारों की। समाजशास्त्र एवं समाज विज्ञानों में अनेक प्रकार की प्राकल्पनाओं का प्रचलन है। सामाजिक तथ्यों, घटनाओं एवं समस्याओं की प्रकृति, अनुसंधान के उद्देश्य एवं तथ्यों के प्रकार के आधार पर प्राकल्पनाएं भी कई प्रकार की हो सकती हैं। विभिन्न विद्वानों ने भिन्न भिन्न प्रकार की प्राकल्पनाओं का उल्लेख किया है। उसमें से कुछ प्राकल्पनाओं का उल्लेख हम आज करेंगे और प्राकल्पनाओं के प्रकारों को समझने का प्रयास करेंगे। गुडे एवं हट ने 3 प्रकार की प्राकल्पनाओं का उल्लेख किया है। पहला है अनुभवात्मक समानताओं से संबंधित। ये प्राकल्पनाएं मानव के सामान्य ज्ञान, तर्क, वाक्य, दैनिक जीवन के अनुभवों, मान्यताओं, लोकोक्तियों, कहावतों, वक्तव्यों, वार्ताओं तथा विश्वासों पर आधारित होती हैं। अर्थात जो पूर्वानुमान लगाए जाते हैं वो इनके आधार पर लगाए जाते हैं कि पहले से क्या मान्यताएं हैं, क्या कहावतें हैं, क्या वक्तव्य हैं और क्या उनके बारे में बात की जाती है और लोगों के क्या विश्वास हैं। उदाहरण के लिए हम बात करें तो सामान्यतः ऐसी कहावतें प्रचलित हैं कि गंजा व्यक्ति धनवान होता है, पशुओं में सियार, पक्षियों में कौवा और मनुष्यों में नाई तथा स्त्रियों में मालिन चतुर होते हैं। ऐसी प्राकल्पनाओं में समान तथ्यों की जांच करना ही अध्ययन का मुख्य बिंदु होता है। दूसरा है जटिल आदर्श प्रारूपों से संबंधित। इस प्रकार की प्राकल्पनाओं में प्राय एक सामान्य तथ्य अथवा निष्कर्ष को पूर्वाधार मान लिया जाता है और उसके आधार पर तथ्यों की तर्कपूर्ण रूप से परीक्षा की जाती है। ऐसी प्राकल्पनाएं अल्पसंख्यक समूहों तथा पारिस्थितिकी दशाओं से संबंधित होती हैं। उदाहरण के लिए बर्गेस ने अपने अध्ययन में यह प्राकल्पना की थी कि केंद्रीभूत गोलाकार नगर विकास की प्रकृति के लक्षण होते हैं। इस प्रकार की प्राकल्पनाओं का उद्देश्य आनुभविक एकरूपता में तार्किक रूप से निकाले गए संबंधों की उपस्थिति का परीक्षण करना होता है। ऐसी प्राकल्पनाओं में विभिन्न कारकों के बीच तार्किक अंतर संबंधों के आधार पर निष्कर्ष निकाले जाते हैं, इसलिए इन्हें संबंधात्मक प्राकल्पनाएं भी कहते हैं। चूँकि ये प्राकल्पनाएं तार्किक निष्कर्षों पर आधारित होती हैं, अतः ये सिद्धांत निर्माण में भी सहायक होती हैं। दुर्खीम ने भी अपनी प्रसिद्ध कृति आत्महत्या में निम्नलिखित संबंधात्मक प्राकल्पनाओं को विकसित किया था। जैसे गाँव की अपेक्षा नगरों में आत्महत्या की दर अधिक पाई जाती है, इसी तरह स्त्रियों की अपेक्षा पुरुष अधिक आत्महत्या करते हैं। अब हम बात करते हैं तीसरे प्रकार की विश्लेषणात्मक चरों से संबंधित।
कुछ प्राकल्पनाएं विश्लेषणात्मक चरों के संबंध से संबंधित होती हैं। कोई भी सामाजिक घटना अनेक कारकों का परिणाम होती है, फिर भी इनमें से कोई एक कारक ही प्रमुख कारक होता है, अन्य कारक उसके सहायक कारक होते हैं। उदाहरण के लिए बाल अपराध के लिए मनोविश्लेषणवादी सिद्धांतकार मानसिक प्रकृति और दुर्बलता को, तो वंशानुक्रमणवादी बुरे वंशानुक्रम को उत्तरदायी मानते हैं। मनोविश्लेषणवादी कहते हैं कि मानसिक विकृति और दुर्बलता इसके अपराध का कारण रहा है, जबकि वंशानुक्रमणवादी क्या कहते हैं कि इनका वंश ही ऐसा है, ये वंश पूर्व से ही अपराध करता आ रहा है, इसलिए ये अपराधी बने। इस प्रकार की प्राकल्पना को कारणात्मक प्राकल्पना भी कहते हैं। इसमें यह ज्ञात किया जाता है कि यदि किसी एक कारक में परिवर्तन होता है तो वह किस सीमा तक दूसरे कारक को प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए उत्तम फसल, उत्तम खाद, उत्तम बीज, भूमि, पर्यावरण एवं पानी की पर्याप्त मात्रा पर निर्भर करती है। यदि इनमें से किसी एक कारक में परिवर्तन कर दिया जाता है तो फसल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यह जानने का प्रयत्न करना कारणात्मक प्राकल्पना कहलाती है। इस प्रकार गुडे एवं हट ने 3 प्रकार की प्राकल्पनाओं का उल्लेख किया है। इनके अलावा भी कुछ अन्य प्रकार की प्राकल्पनाएं हैं जिनका भी यहाँ हम उल्लेख करेंगे। जैसे पहला है सकारात्मक कथनों से संबंधित। कुछ प्राकल्पनाओं का संबंध सकारात्मक कथनों से होता है, जैसे पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियां अधिक दयालु होती हैं, गरीबों की अपेक्षा धनवान अधिक अपराध करते हैं। इस तरह की जो हमारे विचार हैं, इस तरह की जो हमारी सोच बनी हुई है, वो प्राकल्पना का आधार बनती है। इसे हम सकारात्मक कथनों से संबंधित प्राकल्पना कहते हैं। यानी सही सोच से संबंधित होने के कारण सकारात्मक अच्छी सोच सकारात्मक कथनों से संबंधित प्राकल्पना होती है। इसी प्रकार दूसरी नकारात्मक कथनों से संबंधित। इस प्रकार की प्राकल्पना में कथनों को नकारात्मक रूप में प्रस्तुत किया जाता है। जैसे इसका उल्टा लिया जाए कि पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियां अधिक दयालु नहीं होती, तो ये एक नकारात्मक हो गया। ऐसे गरीबों की अपेक्षा धनवान अधिक अपराध नहीं करते, तो सकारात्मक का उल्टा ही नकारात्मक है। इस प्रकार दोनों प्रकार की प्राकल्पनाएं ली जा सकती हैं, एक सकारात्मक कथनों से संबंधित और दूसरी नकारात्मक कथनों से संबंधित। इसके अलावा तीसरा हम बात करते हैं शून्य कथनों से संबंधित। इस प्रकार की प्राकल्पना में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों संभावनाओं को व्यक्त किया जाता है और परीक्षण द्वारा उन्हें स्वीकार या अस्वीकार किया जाता है। जैसे पुरुषों और स्त्रियों की दयालुता में कोई अंतर नहीं होता, गरीब एवं धनवान की अपराध प्रवृत्ति में कोई सार्थक अंतर नहीं होता। ये है शून्य कथनों पर आधारित। इसके अलावा हम चौथी लेते हैं काम चलाऊ प्राकल्पना। जैसे श्रीमती पी.वी. यंग ने ऐसे पैने अनुमान व अस्थायी महत्वपूर्ण विचारों को भी किसी अनुसंधान का आधार बन सकते हैं, काम चलाऊ प्राकल्पना कहा है। काम चलाऊ प्राकल्पना
किसी भी अध्ययन को प्रारंभ करने का एक प्रारंभिक विचार होता है। ज्यों-ज्यों अध्ययनकर्ता को अनुभव होता जाता है, वह उसमें परिवर्तन एवं संशोधन करता जाता। यह भी हो सकता है कि वह प्रारंभिक विचारों को पूरी तरह त्याग कर उसके स्थान पर नई प्राकल्पना बना ले, चूँकि यह विचार एक अस्थायी, कार्यवाहक और काम चलाऊ महत्व का होता है, इसलिए इसे काम चलाऊ या कार्यवाहक प्राकल्पना कहते हैं। उदाहरण के लिए, प्रारंभ में भौतिक वैज्ञानिकों की मान्यता थी कि परमाणु अविभाज्य है, किंतु बाद में अध्ययन के आधार पर उन्हें यह प्राकल्पना बदलनी पड़ी जब यह ज्ञात हुआ कि परमाणु का और अधिक विभाजन हो सकता है। धन्यवाद।